हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 जून वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको थोड़ा सा जानने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा होने वाली हैं। और हाँ, मेंस के लिए भी जो आपका हॉट टॉपिक है वो भी कवर करी गई है टुडेज आर्टिकल में। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। ट्वाइकथन 2021 ग्रांड फाइनल इनैगोरेटेड वर्चुअली। तो वर्चुअली ट्वाइकथन 2021 को इनैगोरेट किया गया है। क्या है ये ट्वाइकथन? आपने हैकाथन का नाम सुना होगा। हैकाथन बेसिकली कंपटीशन होते हैं, उसी प्रकार से ट्वाइकथन भी आपका एक कंपटीशन है, बट फॉर द टॉय सेक्टर। अब ये ट्वाइकथन वाला कंसेप्ट क्यों लाया गया है, आपको भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है टॉयज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत में मजबूत करने के लिए। और एक फैक्ट आपको ये भी पता होगा कि जो टॉय इंडस्ट्री का स्कोप है भारत में है तो बहुत ज़्यादा, बट दिक्कत ये है कि जो आपका टॉयज इंपोर्ट है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग हब बननी चाहिए भारत की वो नहीं बन पा रही है। और मार्केट तो वैसे आपको ही पता है टॉय सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा है। सो इन बातों पर फोकस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ समय से टॉय सेक्टर को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। दैट्स वाई ये आपका प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। और अगर हम बात करें ट्वाइकथन की, तो ट्वाइकथन बेसिकली फोकसेस ऑन कंसेप्चुअलाइजिंग न्यू एंड इनोवेटिव टॉयज। यानी कि ऐसे तो टॉयज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वैसे टॉयज जो व्यक्ति को, बच्चों को अट्रैक्ट करे, इनोवेशन के साथ उन टॉयज को बनाया जाए लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, जो इकोनॉमिकल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, सेफ भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। साथ ही साथ ये हाई क्वालिटी वाली भी हो, सो दैट इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये आपका सुटेबल हो ही हो, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी ये आपका सुटेबल हो। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका ट्वाइकथन का देखने को मिलता है। ट्वाइकथन 2021 इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली पहले MHRD हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और बेसिकली नॉट ओनली दिस मिनिस्ट्री बट 5 अन्य मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन भी है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद 5 अदर मिनिस्ट्रीज। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री पर फोकस क्यों कर रही है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही होगा कि वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन टॉय इंडस्ट्री। तो यस, बिल्कुल, पहली बात तो ये कि ये जो टॉयज होते हैं, यानी कि बच्चों के लिए ये जो खेलने कूदने वाले जो सामान होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ये यंग माइंड को, यानी कि बच्चों को भारत की इतिहास और कल्चर के साथ कनेक्ट करे, सो दैट इनका जो सोशल मेंटल डेवलपमेंट है वो तो हो ही हो, और इंडियन पर्सपेक्टिव दिया जाए बच्चों के मन में, है ना। क्योंकि अगर इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन कल्चर के आधार वाला टॉय होगा तो डेफिनेटली जो बच्चों के माइंड है उस डायरेक्शन में इंगित होंगे। आप डोरेमोन बार बार देखते होंगे, बचपन में बहुत सारे बच्चे डोरेमोन, ना जाने जो जापानीज शोज हैं वो सब देखा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर इंडिया में देखने को मिल रहे हैं और उनके टॉयज भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे इंडियन हीरोज के नाम कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। सो दैट इन्हीं सब की जो गैप्स हैं इसको दूर किया जा सके, है ना। जापान के कल्चर हम लोग समझ रहे हैं बिकॉज वी आर रनिंग द शो ऑफ डोरेमोन एंड वेरियस शोज, बट कहीं ना कहीं इंडियन शोज जहां पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या फिर इंडियन कल्चर्स को दिखाया जाए, हाईलाइट किया जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारे टॉय इंडस्ट्रीज का। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगर हम बात करें दूसरा रीजन, तो देख लो, इंडिया का जो इंपोर्ट है अप्रोक्स $1.5 बिलियन वर्थ टॉयज 2020 में हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। चाइना के साथ एंड ताइवान के साथ आपका तो 90% ऑफ द डोमेस्टिक टॉय मार्केट को कवर करता है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि ओवर डिपेंडेंसी है हमारा टॉय इंडस्ट्री के लिए आपका चाइना और ताइवान के साथ। वैल्यूएशन आप देख सकते हो कितनी बड़ी वैल्यूएशन है। एंड फिर अगर आपका अन्य फैक्टर देखें तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्टडी की गई है, इसमें रिवील किया गया है कि 67% जो इंपोर्ट किए जाते हैं टॉयज को
टेस्टिंग सर्वे को वो फेल करती है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है टॉयज की टू फुलफिल फॉर द इम्पोर्ट वो फुलफिल नहीं होती है, और जिसके कारण जो सेफ्टी है, सेफ्टी कंसर्न्स अराइज हो जाती हैं। दैट्स व्हाई prompting an aggressive effort to produce the safe toys locally। तो दो तीन जरूरतें यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। पहली बात तो कनेक्ट द यंग माइंड्स विद इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। दूसरा कि जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर टॉयज को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी वीक है डिस्पाइट वी हैव द ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। आप देख सकते हो जो भी आपका इंपोर्ट होता है उसमें 90% जो आपका प्रोडक्ट्स चाइना एंड ताइवान से मंगाए जाते हैं। एंड तीसरा है वो आपका क्वालिटी कंस्ट्रेंट, बिकॉज आप देख सकते हो 100 में से 67% ऑफ द इंपोर्टेड टॉयज फेल्स टेस्टिंग सर्वे। तो ये बातें हो गई। अब बात करें अदर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं टू प्रमोट डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री। तो पहली बात तो ये अप्रूवल टू 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये न्यूज आपने सुना होगा, 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि एक बेल्ट कह सकते हो, जोन कह सकते हो, डेडिकेटेड एरिया कह सकते हो, जहां पर टॉयज ही टॉयज मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, है ना। सो दैट जो प्रोडक्शन में कॉस्ट है वो कमी आ सके, वो सारे सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किए जा सके इंडस्ट्रीज को एट वन लोकेशन। तो ये आपका इनिशिएटिव लिए जाते हैं। अप्रूवल टू 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये आपका किए गए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज मेड अप ऑफ वुड, लैक, पाम लीव्स, बैम्बू एंड फैब्रिक। एंड वी हैव द नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी, और ये बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है एंड इंसेंटिवाइज द टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स। एंड वी हैव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉय, इसके तहत जो आपका टॉय मेकिंग इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे स्टूडेंट्स को फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। तो ये भी देख सकते हो आप कि इवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ टॉय मेकिंग टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, है ना। एंड वी हैव द नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी एंड वी हैव द अप्रूवल टू 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, और व्हाई देयर इज ए नीड एंड बेसिकली व्हाई किसके द्वारा टॉय कथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रीलिम्स के लिए आपको ये बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात तो यही याद रखना है कि चना पटना टॉय, किन्नल टॉय, ये सब आपके कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इतिपोका टॉयज, कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश से, निर्मल टॉयज तेलंगाना से। निर्मल फोर्ट का भी नाम आपने सुना होगा, वी हैव डिस्कस्ड इन द करंट अफेयर। थंजावुर गोलू डॉल्स, चोपू समन, ये तमिलनाडु से, लैप देवी मणिपुर से, अश्रीकांदी टेराकोटा टॉयज असम से, शंबालपुर टॉयज एंड पेपर मार्च एंड स्टोन टॉय उड़ीसा से, चानकना, घुघु, लट्टू, हंडवाई, हंडवाई बेसिकली किचन सेट को कहते हैं, याद रखना है, हंडवाई किचन सेट को कहते हैं, घुघु रैटल बॉक्स फॉर बेबीज एंड चकना टॉय विद अ विशल, यानी कि सीटी के साथ आता है एक टॉय, उसी को कहते हैं चंकना। और लट्टू ये सब पंजाब से, एंड थिगड़ा ढिंगला ये गुजरात से। ये सब आपको याद रखने प्रीलिम्स के लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दिस टॉपिक। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। अफगान वायलेंस हैज राइजन, ये रिपोर्ट आया है आपका यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, है ना। तो आप देख सकते हो अफगानिस्तान कंटिन्यूस कहीं ना कहीं सामना कर रहा है वायलेंस का, या फिर जो वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपिंग्स। और इसमें रिपोर्ट में कहीं ना कहीं अफगान वायलेंस को राइज होते हुए दिखाया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख लो सिविलियन कैजुअलिटी, यानी कि जो आपके लोग वहाँ पर रहते हैं सिविलियंस, है ना, कैजुअलिटीज 29% से बढ़ा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 कंपेयर टू द लास्ट ईयर। एंड वुमेन की कैजुअलिटीज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 37% बढ़ी है। चाइल्ड कैजुअलिटीज आप देख लो 23% बढ़ी है। तो इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है कि अफगानिस्तान में वायलेंस या फिर सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि ये सब रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है ये क्यों कंसर्न करती है, वाई देयर इज ए कंसर्न रिगार्डिंग दिस। पहली बात तो ये कि यूएस तालिबान के बीच एग्रीमेंट होने वाला था, बट कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट में कोई हरी झंडी निकल कर नहीं आई, है ना, यानी कि कोई आपका एग्रीमेंट फेल्यूर रह गया। एंड इस पीस डील के तहत जो आपका फेब 2020 में लाया गया था, तालिबान इंसर्जेंट्स वैसे तो एग्री करे गए टू हॉल्ट द अटैक ऑन मेजर सिटीज एंड प्रोविंशियल कैपिटल, बट आप देख सकते हो ये डील आपका फरवरी 2020 में ही आ गया था। बट कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपका सिविलियन कैजुअलिटीज है बढ़ता ही जा रहा है।
इस एग्रीमेंट में साफ साफ बोला गया था कि जो तालिबान इंसर्जेंट है वो अटैक्स मेजर सिटीज एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स पर बंद कर देंगे। और फिर और क्यों ये मैटर ऑफ कंसर्न है? दूसरा इसलिए बिकॉज यूएस ट्रुप्स को विथड्रॉ करने का अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कर लिया गया था पहले ही, जिसके कारण इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। बिकॉज हो सकता है अफगानिस्तान के जो सोशल पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन गेन्स अभी तक हुए हैं सिंस 2001 वो फिर से रिवर्ट बैक हो जाए, बिकॉज देयर विल बी नो ट्रुप्स जो कंट्रोल करेंगे तालिबान के ग्रोथ को, या फिर यूँ कह सकते हैं उनके जो आपका जो कैजुअलिटी पहुंचाने का एक वे रहता है। एंड फिर आप देख लो बोथ तालिबान एंड अफगान नेशनल आर्मी रेस्पॉन्सिबल, ये कहा जा रहा है कि तालिबान एंड अफगान आर्मी ये रेस्पॉन्सिबल है बिकॉज तालिबान रेस्पॉन्सिबल फॉर 43.5% ऑफ ऑल सिविलियन कैजुअलिटीज। तो ऐसा नहीं है कि कैजुअलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका वन ग्रुप कर रहा है, देयर इज ए तालिबान जो आपका 43.5% ऑफ ऑल सिविलियन कैजुअलिटीज। एंड फिर आप देख लो जो अफगान नेशनल आर्मी है उसके तरफ से कैजुअलिटी 17% बताई जा रही है। एंड वी हैव द फियर ऑफ सिविल वॉर, फियर ऑफ सिविल वॉर में देख लो विद वायलेंस कंटिन्यूइंग अफगान में स्लिप बैक इन द सिविल। तो वही बात है जो आपका सिविल वॉर फिर से हो जाने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि वायलेंस अगर कंटिन्यू होता रहा तो जो लोग हैं वो परेशान होंगे, तो अगेन दे कैन रिवोल्ट एंड अफगानिस्तान में स्लिप बैक इनटू द सिविल वॉर, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेंगी बिकॉज ये फिर से इनको पीछे लेके चली जाएंगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट जो भी हुए हैं वो सब। सो अगर हम बात करें भारत की क्या स्पेसिफिक कंसर्न है, तो सिक्योरिटी के मामले में भारत का तो कंसर्न रहेगा बिकॉज अगर अफगानिस्तान में वायलेंस और इनस्टेबिलिटी खड़ी होती है तो ये भारत को वल्नरेबल बना देगा टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है बिकॉज अफगानिस्तान कहीं ना कहीं आपका नेबरिंग नेशन कह सकते हो, नेबरिंग नेशन इन द सेंस कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया ये सब अटैच्ड है, तो अगर वहां पर इनस्टेबिलिटी होगी तो उसका असर भारत में मिल सकता है। इंडिया कैन बिकम मोर वल्नरेबल टू स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इवेंट। इकोनॉमिक कंसर्न भी है बिकॉज इंडिया ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके रखा है अफगानिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान पार्लियामेंट भारत के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया। एंड वी हैव द जरांज देलाराम हाईवे जो बनाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, एंड अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसको सलमा डैम भी कहते हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट पर भी खतरा आ सकता है, ये फिर कंसर्न्स की बातें होंगी। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी है बिकॉज अफगानिस्तान एक गेटवे है टू द ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। बिकॉज आपको ही पता है जब पाकिस्तान ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाने की बात कही गई थी, उसमें कंस्ट्रक्ट भी करवाए थे और उसके जरिए अफगानिस्तान में प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं और वहां से आपका सेंट्रल एशिया और यूरोप भी जाया जा सकता है। तो अगर अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी रहेगी तो जो ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जैसे कजाकिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान, इन सब की एक्सेसिबिलिटी है भारत के लिए वो प्रभावित हो सकती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की जिन्होंने आपका ये रिपोर्ट रिलीज किया है यानी कि यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, तो ये आपका पॉलिटिकल मिशन है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना है आपको, पॉलिटिकल मिशन एस्टेब्लिश बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन मार्च 2002 एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ही रिक्वेस्ट पर इसे मार्च 2002 में क्रिएट किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आपका पॉलिटिकल मिशन है ये, और इसके तहत पॉलिटिकल गुड ऑफिसर्स प्रदान किया जाता है अफगानिस्तान में, एज वेल एज वर्क्स विद एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट प्लस सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन। ऑल्सो ये मॉनिटर करते हैं, प्रमोट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड गुड गवर्नेंस को भी प्रमोट करते हैं, इनकरेजेस द रीजनल कोऑपरेशन एज वेल। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। UNAMA क्या है, तो ये याद रखना है, पॉलिटिकल मिशन एस्टेब्लिश बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जरूर याद रखना है, सिक्योरिटी काउंसिल मार्च 2002 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये इसके फंक्शंस क्या है, तो वही बात है, पॉलिटिकल गुड ऑफिसर्स, पीस एंड रिकंसिलिएशन, ह्यूमन राइट्स मॉनिटर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, सिविलियंस का भी प्रोटेक्शन करते हैं अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो गुड गवर्नेंस एंड इनकरेजेस रीजनल कोऑपरेशन एज वेल। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। होप आप लोगों ने यूएन
यानी कि अफगानिस्तान इश्यू को समझा होगा कि वहाँ पर आपका कौन कौन से स्टेक होल्डर प्ले कर रहे हैं। एक तो आपका तालिबान ग्रुप है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, एक तरफ यूएस अब आपका विद्रोह कर रही है, एक तरफ इंडिया के भी कंसर्न्स लगे पड़े हैं। सो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में पीस होना जरूरी है, ये हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर स्टेट कैम टुगेदर टू रोल आउट पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। अब बेसिकली क्या है ये पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स, इसे डिस्कस करेंगे। और फिर 4 रिफॉर्म्स की वैसे ऐसे बात करी गई थी, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो हाल ही में पीएम ने कहा है कि जो अर्लियर स्कीम्स और रिफॉर्म्स लिए गए हैं यूज टू रिमेन अनऑपरेशनल ऑफन फॉर ईयर्स, बट अब सेंटर एंड स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं कि ये जो आपका पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए एंड इफेक्टिवली लागू किया जाए इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कहा यह जा रहा है कि पहले क्या हुआ करता था कि ये सब जो स्कीम्स है रिफॉर्म्स है वो अनऑपरेशनल या फिर यूँ कह सकते हो कि इफेक्ट में आते ही नहीं थे, डिस्पाइट स्कीम्स चला दिए जाते थे। लेकिन अब इनका कहना है कि अब स्टेट और सेंटर एक साथ आ रहे हैं और ये सब जो स्कीम्स है रिफॉर्म्स है वो सबको भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। एंड ये जो अप्रोच रहा है सेंटर स्टेट कॉपरेशन का वो बेसिकली ट्रांजिशनड फ्रॉम मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ एंड कंपल्सन टू रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन इन इंसेंटिव्स, है ना। तो पहले मॉडल जो होता था वो होता था मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ एंड कंपल्सन, यानी कि कंपल्सन वाला जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते थे। अब क्या है कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, है ना। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था बोरोइंग लिमिट्स जो स्टेट्स के हैं फ्रॉम 3% ऑफ जीएसडीपी। आपको ही पता है ये काम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि अगर बोरोइंग लिमिट्स को बढ़ाना है स्टेट्स का तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। और वो बेसिकली जो 3% पहले हुआ करता था कि ज़्यादा ज़्यादा बोरोइंग जो है स्टेट 3% ऑफ इट जीएसडीपी करेंगे, लेकिन उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। और इसमें से 1% जो आपका एडिशनल बोरोइंग होगा उससे लिंक किया जाएगा कि जो 4 पार्टिकुलर रिफॉर्म मेजर्स लिए गए हैं उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या है स्टेट की। और ये 4 रिफॉर्म मेजर्स की हम बात करेंगे वन बाय वन, जिसके आधार पर 1% जो एडिशनल बोरोइंग्स होगी वो लिंक्ड होंगी। और ये जो पॉलिसी है इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसी, इसकी मदद से आपका एडिशनल फंड्स अवेल किया जा सकेगा। एंड ओवरऑल 23 स्टेट्स ने अवेल किया है इस एडिशनल बोरोइंग को, लगभग आपका 1.06 लाख करोड़ का आउट ऑफ पोटेंशियल 2.14 लाख करोड़ का, है ना। तो टोटल पोटेंशियल तो बोरोइंग की 2.14 लाख करोड़ हो सकती थी, लेकिन बोरोइंग आपका 1.06 लाख करोड़ का हुआ है एज एन एडिशनल बोरोइंग। और ये बोरोइंग इसलिए हो सका है बिकॉज स्टेट्स ने वेरियस स्टेट्स ने इन 4 रिफॉर्म्स को बेसिकली इनिशिएट किए हैं, प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है। और देख सकते हो रिफॉर्म्स और बेनिफिट्स में पहला तो आपका 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसमें क्या है जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने फूड राशन को फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री उठा सकते हैं अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड फिर आपका फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो मिलेगा बिकॉज जो बोगस कार्ड्स हैं डुप्लीकेट मेंबर्स है उन सबको एलिमिनेट किया जाएगा बिकॉज आधार लिंक्ड किए जाएंगे ना, आपको ही पता होगा, टू अवेल दिस 1 नेशन 1 कार्ड राशन इनिशिएटिव। एंड दूसरा है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट्स अगर रिफॉर्म किए तो वो भी एलिजिबल होंगे बोरोइंग के लिए। तो प्रमोट्स एंड इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड फास्टर ग्रोथ। साथ ही साथ हेल्प्स माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो सफर करते हैं मोस्ट फ्रॉम द बर्डन ऑफ इंस्पेक्टर राइट। एंड वी हैव द अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू एंड इसके तहत आपका इनेबल बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ म्युनिसिपल स्टाफ who often face delay in payment of wages. And we have the power distribution. Power distribution में क्या होता है reduction in technical and commercial losses and improve the finances of distribution company. And फिर आपका सर्विस क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होना है थ्रू बेटर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस। तो ये 4 जो आपके रिफॉर्म्स है उसे लिंक करे गए थे एडिशनल बोरोइंग ऑफ 1% से, यानी कि अगर आपको 1% एडिशनल बोरोइंग लेनी है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कहीं से भी आपको बोरोइंग लेनी है तो आपको इन 4 सेक्टर पर रिफॉर्म्स करनी पड़ेगा, है ना। तो बेस्ड ऑन कि कितना रिफॉर्म हुआ है उस हिसाब से स्टेट जो है वो बोरो करेंगे। सो लेट्स प्रीलिम्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब के फर्दर डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है बोरोइंग लिमिट को फ्रॉम 3% टू 5%। एंड फिर आपका ये 4 रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर लिंक्ड है आपका 1% एडिशनल बोरोइंग।
एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन परचेज फॉर सम इंडस्ट्रीज। तो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परचेज मैंडेटरी किया गया है, और बेसिकली ये जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका परचेज मैंडेटरी किया जाएगा, बट नॉट फॉर ऑल सेक्टर। याद रखना, नॉट फॉर ऑल सेक्टर बट फॉर सर्टेन सेक्टर, जैसे पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर सेक्टर, सिमिलर टू द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के बारे में हमने बात किया था, जिसके तहत जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होते हैं उनको एक प्रकार से ऑब्लिगेशन होता है कि सर्टेन यूनिट जो है आपको खरीदने पड़ेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। एंड ये जो स्टेप है वो डेफिनेटली जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइसेस है उसको कम करने में मदद करेगा, बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज होगा? तो सेल्स एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन परचेजिंग कुछ सेक्टर्स के लिए किए जाएंगे, है ना, तो दैट्स वाई ये ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइसिंग कम हो सकेगी, एज सीन इन द केस ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो एलिमिनेट करती है इमिशंस को बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो टू इलेक्ट्रोलाइज द वाटर, है ना। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए आपका ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को सेपरेट किया जाता है विद इन इट फ्रॉम द ऑक्सीजन, एंड बाय प्रोडक्ट आपको ही पता होगा इसके क्या निकलते हैं। एंड इससे पहले यूनियन बजट ऑफ 2020-21 इन्होंने अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को, जो इम्फेसाइज करता है कि हाइड्रोजन जनरेट करना है फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं, एज वेल एज इसके कमर्शियल यूज को भी इनेबल करना है। एडवांटेज क्या होगा हाइड्रोजन फ्यूल का ओवर कन्वेंशनल फ्यूल? तो याद रखना है, पहली बात तो हाइड्रोजन एबंडेंस में है, तो आपका क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी, साथ ही साथ हाई एनर्जी डेंसिटी है, ये याद रखना है। अलोंग विथ ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंड बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन पॉल्यूटिंग नेचर भी है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो फ्यूल सेल व्हीकल, आपने हाइड्रोजन फ्यूल से सुना होगा, पावर जनरेशन में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। एंड चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं आप देख लो, हाइड्रोजन प्रोडक्शन वो आपका एनर्जी इंटेंसिव है, कॉस्टली स्टोरेज सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्लो है भारत में, इसीलिए ये आपका कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो क्या क्या चैलेंज हो जाएगा? एनर्जी इंटेंसिव, कॉस्टली स्टोरेज सिस्टम, डेवलपमेंटल हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर वो लो है, लैक ऑफ कोड एंड स्टैंडर्ड्स ये भी है। एंड फिर आप देख लो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो दो कैटेगरी में बांट सकते हो, तो लो कार्बन, एक जीरो कार्बन। लो कार्बन में आपका ब्लू हाइड्रोजन आ जाते हैं एंड ब्राउन हाइड्रोजन आ जाते हैं। ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली बनाए जाते हैं फ्रॉम CH4, और बेसिकली CO2 को कैप्चर किया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। और ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होते हैं, कोल से बनाए जाते हैं और CO2 को इमिट होने दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये है आपका लो कार्बन, है ना। जीरो कार्बन में क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन आते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए जाते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए जाते हैं, सो नो CO2 इज इमिटेड। एंड ग्रे हाइड्रोजन आता है, इट इज मेड फ्रॉम CH4, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इमिट होते हैं इसमें एटमॉस्फेयर में। यानी कि जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है इसको हम दो भाग में, लो कार्बन एंड जीरो कार्बन। और लो कार्बन में ब्लू हाइड्रोजन एंड ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में आपका CO2 एटमॉस्फेयर में इमिट होता है, ब्लू हाइड्रोजन में नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन में आपका CO2 इमिट नहीं होता है, एंड ग्रे हाइड्रोजन में आपका CO2 एटमॉस्फेयर में इमिट होता है। सो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और उसका डिवीजन, और बेसिकली जो एडवांटेज है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में ओवर द कन्वेंशनल फ्यूल, एंड वी हैव द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। एंड फिर आपका ये जो मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन परचेजिंग की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, ये भी बेनिफिशियल होगा, है ना, टू राइज द डिमांड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस एज वेल। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लीन बर्निंग फ्यूल है और एलिमिनेशन करता है इमिशंस को, यानी कि GHG इमिशंस को बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू इलेक्ट्रोलाइज द वाटर। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नो इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस सेफ्टी रेगुलेशन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको ही पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी एक काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेजेडी जो आपका घटित हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो मासूम लोग थे जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, या फिर यूँ कह सकते हो कि उस रीजन के आसपास उनको जीवन खोना पड़ा बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट इन द सिस्टम। एंड अभी भी कहीं ना कहीं जो भी आपके ऐसे प्लांट ऑपरेट होते हैं इसमें प्रॉपर रेगुलेशन नहीं देखने को मिलता है, असेसमेंट नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण चांसेस हो सकते हैं कि कहीं ऐसी स्ट्रेटजी फिर से ना हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ को हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, बिकॉज ये रिपोर्ट बोल रहा है,
ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया था, उसमें ये फाइंडिंग आई है, उसमें ये एनालिसिस हुआ है कि जो एक्सीडेंट हुए हैं आपके केमिकल एंड एक्टिव सब्सटेंस प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में, उसमें क्या स्टेटस है, सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो आपका प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये आपका प्रोएक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसके तहत आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ हजार्ड, ये सब होते हैं दैट could occur as a result of failures in process, procedures, equipment. नीड फॉर PSM की बात करें तो क्यों ज़रूरत है हमें प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, बिकॉज बढ़ता जा रहा है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसके कारण नुकसान होता है, पब्लिक स्क्रूटिनी, स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट, एजिंग फैसिलिटीज एंड इंटेंस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कुछ चैलेंजेज हैं, बट वो चैलेंजेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो पहली बात तो कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस की कमी है, जिसमें इंस्पेक्शन कैसे करना है, टेस्टिंग की क्या तरीके होनी चाहिए, मेंटेनेंस के क्या तरीके वेज होने चाहिए, कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस की कमी है। तो देख लो, लैक ऑफ कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन, लेक ऑफ नोडल एजेंसी जो इवेलुएट कर सकते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग मेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क है उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, यानी कंपनी क्या होता है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को सारा वर्क दे देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, जिसके कारण जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस नहीं हो पाता है। और अगर हम बात करें लॉज या रेगुलेशन विच इज रिलेटेड टू द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, तो देख लो आप नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड वर्क प्लेस फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको अमेंड किया गया था 1987 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ रिस्क फ्रॉम इंडस्ट्री। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसमें भी प्रोविजन है मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वास्ट का। केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996 विच एड्रेसेस गैस लीक्स एंड सिमिलर इवेंट, NDMA गाइडलाइंस ऑन केमिकल डिजास्टर, ये सब हो गए। सो ये सब हमने देखा। और लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये तो काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाए हुए है आपका न्यूज़ में, बिकॉज कहा जा रहा है वेरियस कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये वेरिएंट वैक्सीन के लिए इफेक्टिव नहीं है जो भी बनाई गई है। तो बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेल्टा प्लस वेरिएंट दैट इज योर B.1.617.2.1 इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में अब डाल दिया है। एंड लाइक डेल्टा, आपको पता है डेल्टा प्लस से पहले डेल्टा आ चुका है, तो ये बेसिकली म्यूटेशन है जो आपका कोरोना वायरस या कोविड-19 के प्रोटीन में हुआ है, जिसके कारण इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक बदल लिया है और अब ये ज़्यादा ट्रांसमिशन हो गया है। और WHO क्लासिफाइज ए वेरिएंट एज वन ऑफ कंसर्न जब देयर इज एसोसिएशन विद ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ रही हो उस वायरस की, वायरुलेंस और चेंज इन क्लिनिकल डिजीज प्रेजेंटेशन, इसमें चेंज आ रहा हो, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर जो लिए जा रहे हैं या फिर अवेलेबल डायग्नोस्टिक्स के मेजर्स में इफेक्टिवनेस इसका कम होने लगता है, वैक्सीन की एफिशिएंसी कम होने लगती है या फिर थेरापेटिक्स की कमी होने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट कह सकते हो कि वेरिएंट ऑफ वन कंसर्न के रूप में WHO क्लासिफाई करता है। तो 3 क्राइटेरिया बताए जाते हैं WHO के क्लासिफिकेशन के लिए एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। एक तो आपका इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, इंक्रीज इन वल्नरेबल, चेंज इन क्लिनिकल डिजीज प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर जैसे वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, इन सब के इफेक्टिवनेस में कमी आ जाना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स। ये क्या है, बेसिकली फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स की, तो ये इनिशिएटिव आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल है उसकी तरफ से, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फाउंडेशनल सेट ऑफ प्रिंसिपल ले आउट किए जाए फॉर दोज बिल्डिंग विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, यानी कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लेके आया जाए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल होंगे ये क्रिएटर्स को ब्लॉकचेन एप्लीकेशन प्रदान करेंगे, जिसमें बेसलाइन होगा फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम जो प्रिजर्व करते हैं राइट ऑफ देयर पार्टिसिपेंट। एंड ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली एम्स टू प्रिजर्व द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट राइट। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, दूसरी एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, तीसरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, चौथी अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रेट बैरियर रीफ। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, ये इसीलिए बिकॉज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट रिलीज किया है जिसमें रिकमेंड किया गया है कि ये जो रीफ का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है उसको डाउनग्रेड कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में, याद रखना, यहाँ पर ड्रामेटिक कोरल डिक्लाइन देखने को मिल रही है। दैट्स वाई ये न्यूज में आया है और ये बोला जा रहा है कि WHS स्टेटस को डाउनग्रेड
किया जाना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है, आपको भी पता है ये ऑस्ट्रेलिया है तो इधर आपका ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स है, याद रखना है। 400 टाइप ऑफ कोरल्स, 1500 स्पीसीज ऑफ फिश, 4000 टाइप ऑफ मोलस्क मिल जाते हैं। ऑल्सो हैड ग्रेट साइंटिफिक इंटरेस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको डुगोंग दैट इज द सी कॉ मिल जाते हैं, प्लस लार्ज ग्रीन टर्टल ये भी मिल जाते हैं। और आपको पता होगा बोथ डुगोंग एंड ग्रीन टर्टल आर हर्बीवोर्स which are threatened with extinction. And let's move to the last article. Malaysia becomes India's top palm oil supplier. ये देख लो, ये न्यूज़ आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये मलेशिया का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा था पाम ऑयल को लेकर। तो मलेशिया ने इंडोनेशिया को सप्रेस कर दिया है। पहले इंडोनेशिया जो है आपका टॉप पाम ऑयल सप्लायर हुआ करता था, अब जो है मलेशिया बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है भारत को इन 2020 एंड 2021 बोथ। एंड इंडोनेशिया बेसिकली टॉप प्रोड्यूसर है आपका पाम ऑयल का। एंड मलेशिया प्रोड्यूस 85% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल, याद रखना टॉप प्रोड्यूसर है आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडोनेशिया, और मलेशिया आपका 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। 2-3 बातें याद रखनी, पहली बात तो इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है ऑल ओवर वर्ल्ड पाम ऑयल का, मलेशिया 85% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये याद रखना है आपको, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों मिलकर 85% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है। तो क्या याद रखना है, इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है, उसके बाद आपका मलेशिया दूसरे नंबर पर आता है, और बोथ इंडोनेशिया एंड मलेशिया 85% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। और अभी फिलहाल तो टॉप नेशन जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है वो है आपका मलेशिया, पहले इंडोनेशिया होता था। पाम ऑयल अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल। सोच सकते हो आप, 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स जो एडिबल ऑयल की जाती है उसमें आपका पाम ऑयल है। पाम ऑयल प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम ट्री इलेगिस ग्यूनेसिस, एंड इसमें आपका हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन होता है, याद रखना है, लो अमाउंट नहीं, हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। और ये कुकिंग ऑयल के रूप में यूज होता है टू मेक मार्जिन एंड इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी प्रोसेस्ड फूड। तो ये हमने आज का डिस्कशन किया, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।